अच्छा बेटे, मुझे ना एक क्यूरी आई थी व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है। तो रिगार्डिंग पावर कंजम्पशन एंड ट्रांसमिट पावर, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक डेटा दिखाता हूँ। मुझे जो मैंने आपको डेटा शीट दी थी उसके मुतालिक मुझे कुछ और डेटा मिला है, जिसमें ये चीज़ डिस्कस की गई है। लेट मी सी। अच्छा बेटा, सबसे पहली बात तो ये कि जो पावर कंजम्पशन है और जो ट्रांसमिट पावर है, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। जो ट्रांसमिट पावर है वो एक्चुअल पावर है जो कि आपका सिस्टम ट्रांसमिट कर रहा है, यानी जो सिग्नल पावर है, ठीक है। जो सिग्नल आउट हो रहा है उसके अंदर कितनी पावर कंटेंट है, वो आपकी ट्रांसमिट पावर है। जो पावर कंजम्पशन है वो ओवरऑल पावर कंजम्पशन ऑफ द डिवाइस है। अब हो सकता है कि डिवाइस में आरएफ ट्रांसमीटर के अलावा कुछ ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हों, उसमें कुछ और एक्टिव कंपोनेंट्स लगे हुए हों, और उसमें कुछ हीट सिंक, कोई फैंस वगैरह इस तरह की चीज़ें लगी हों। अब ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो पावर को कंज्यूम करेंगे। ये बात सही है कि इसमें जो मेजर कंपोनेंट है तो वो इसी चीज़ का होगा, जो आपकी ट्रांसमिट पावर है। तो अब आप ये देखिए कि जो मैंने आपको डेटा शीट्स दी थी उसमें जो मेन डिवाइस थी जो कि शायद रेडियो के तौर पे एक्ट कर सकती है, वो RTN 905 है, ठीक है। और ये कुछ डेटा मुझे भिजवाया गया है उसकी ट्रांसमिट पावर के बारे में और उसकी सेंसिटिविटी के बारे में, ठीक है। तो ये जो डिवाइस है ये ट्रांसमिट और रिसीव दोनों के तौर पे इस्तेमाल हो सकती है। इसमें अगर आप देखें तो जो डिफरेंट मॉड्यूलेशन स्कीम्स हैं उसमें डिफरेंट पावर रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ये ऊपर सारी की सारी मॉड्यूलेशन स्कीम्स हैं, QPSK 16 कैम, स्ट्रॉन्ग 16 कैम, और 32 कैम, 64 कैम। इसमें अब ये जो स्ट्रॉन्ग और नॉन स्ट्रॉन्ग है इसका मुझे नहीं पता कि क्या डिफरेंस है, लेकिन एटलीस्ट जो ट्रांसमिट पावर है इन दोनों कॉन्फ़िगरेशन में वो सेम है, ठीक है। एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि यहाँ पे इसके कोई यूनिट्स नहीं लिखे गए कि ये वॉट्स में है, डीबी में है या डीबीएम में है, क्या चीज़ है ये। फॉर द मोमेंट आप अगर चाहें तो इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप ये अज्यूम कर लीजिए कि ये डीबीएम के अंदर है जो पावर है, और इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे जो ऊपर वाली साइड है उसके अंदर जो है वो सेंसिटिविटी जो है वो गिवन है, जो मिनिमम सिग्नल पावर है जो कि रिसीव की जा सकती है, ठीक है। तो इन ऑर्डर फॉर योर सिग्नल टू बी रिसीव्ड सक्सेसफुली, जो आपकी रिसीव पावर आएगी एट द एंड ऑफ द डे, RX पावर, उसकी वैल्यू इससे ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब अगर ये -90 तक ले सकता है तो आपकी वैल्यू -80, -87, -85, अगर -89 भी है तो इसका मतलब है कि योर सिग्नल कैन बी रिसीव्ड सक्सेसफुली, ठीक है। तो उसकी वैल्यू इससे बेहतर होनी चाहिए। फर्दर ऑन ये कि एक चीज़ होती है जो कि कहलाती है लिंक मार्जिन, ठीक है। लिंक मार्जिन का मतलब ये है कि आप मज़ीद कितने लॉसेस बर्दाश्त कर सकते हैं और लिंक आपका ब्रेक ना हो। तो जो भी आपकी रिसीव पावर होगी, फॉर एग्जांपल आपकी रिसीव पावर आती है -70 dB, ठीक है, -70 dBm, और ये है -90 dBm। तो आपका जो लिंक मार्जिन है वो 20 dB का हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि आप 20 dB का मजीद लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं। अब ये जो लॉस आप बर्दाश्त कर सकते हैं इसको कंपनसेट करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, मतलब ये लॉस बर्दाश्त करने की मुख्तलिफ टर्म्स हैं। इसका मतलब एक तो ये है कि आप अपने लिंक का जो डिस्टेंस है उसको 20 किलोमीटर से बढ़ा सकते हैं यूजिंग द सेम इक्विपमेंट, ठीक है। क्योंकि अगर आपका डिस्टेंस बढ़ेगा तो आपका फ्री स्पेस लॉस बढ़ेगा, ठीक है। इसका एक और मतलब ये भी है कि हो सकता है कि अभी आपने जो डिश सेलेक्ट किया है, ये जो एंटेना सेलेक्ट किया है, उसका गेन बहुत ज़्यादा है,
लेकिन अगर उसका गेन ज़्यादा है तो क्योंकि डेटा शीट में ज़्यादातर एंटेनाज जो हैं वो रिफ्लेक्टर एंटेनाज हैं, तो द पॉइंट इज़ कि उनका साइज़ और उनका वज़न ही ज़्यादा होगा इन ऑर्डर टू सपोर्ट दैट लार्ज अमाउंट ऑफ गेन। तो अगर आपके पास 20 डीबी का लिंक मार्जिन है मौजूद, तो इसका मतलब ये हुआ कि मे बी ऑन द रिसीव साइड या ऑन द ट्रांसमीटर साइड आप अगर 38 डीबी का एंटेना यूज़ कर रहे हैं, अगर आप कोई ऐसा डिश यूज़ कर रहे हैं जिसका गेन 38 डीबी है, तो इसका मतलब है कि यू कैन ऑलवेज लिव विद एन एंटेना दैट हैज़ 18 डीबी ऑफ गेन एज़ वेल। ठीक है? तो जो लिंक मार्जिन है मोस्टली 4 डीबी, 5 डीबी, बहुत ज़्यादा अगर आप लिंक मार्जिन रख लें, तो मे बी 10 डीबी का मार्जिन आपके लिए सफिशिएंट होगा। सैटेलाइट के अंदर क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट लिंक होता है, और इस केस में भी ये पॉइंट टू पॉइंट लिंक है, चीज़ें स्टैटिक रहती हैं, नॉर्मली इतनी ज़्यादा अटेनुएशंस नहीं आती। तो 3 डीबी 4 डीबी का लिंक मार्जिन इज़ गुड इनफ। ठीक है? मे बी मैक्सिमम 5 डीबी तक आप उसको ले जाएँ। तो जब आप अपनी कैलकुलेशंस करेंगे, तो इफ़ यू आर गेटिंग अ वेरी लार्ज लिंक मार्जिन, तो स्पेशली ऑन द रिसीव साइड जो कि हमने बलून के ऊपर लगानी है, उस साइड के ऊपर इफ़ यू कैन यूज़ अ स्मॉलर एंटेना, तो दैट वुड बी बेटर। यानी जिसका गेन अगर वो स्मॉलर होगा तो फिर उसका गेन भी कम होगा, लेकिन दैट वुड बी बेटर क्योंकि उसका वजन भी कम होगा और उसका साइज भी कम होगा। ठीक है? तो इस तरह से आप इसको प्ले अराउंड कर सकते हैं। ठीक है? आई होप कि जो सवाल पूछा गया था उसका जवाब मिल गया है। ओके, चलो आगे। कुछ बोल नहीं रहे आप यस लोग। यस चलो ठीक है, ओके। अच्छा बेटे, आज हम क्योंकि असाइनमेंट में भी हमने डायरेक्शनल एंटेनास यूज़ कर रहे हैं डिश, तो आज हम कुछ डायरेक्शनल एंटेनास के बारे में पढ़ेंगे। कि डायरेक्शनल एंटेना, अब हमने अरे एंटेनास पढ़ लिए, अरे एंटेना ये हमने डायरेक्शनल अभी पढ़े नहीं है, राइट? ऐसे ही है ना? ऐसी बात ही है। जी सर। ओके, तो हमने क्योंकि अरेज पढ़ी हैं, तो अरेज में हमें ये नज़र आया है कि वी वन ऑफ द एडवांटेजेस जो कि अरेज से हमें मिलता है वो लार्जर डायरेक्टिविटी का है। हमारा गेन इनहेंस हो जाता है, एनर्जी फोकस किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में बढ़ जाता है। ठीक है? लेकिन अरे इज नॉट द ओनली सॉल्यूशन, देयर आर अदर टाइप ऑफ एंटेनास एज वेल which are directional antennas as per their configuration। ठीक है? एंड जो तीन कैंडिडेट्स हैं जो हमने यहाँ पे लिखे हैं उनको हम देखेंगे। वन इज दी हॉर्न एंटेना, द अदर वन इज अ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर जो कि डिश होता है, एंड द थर्ड वन इज अ यागी उडा। ठीक है? आई बिलीव कि ये पैराबोलिक रिफ्लेक्टर आपने वैसे ही इसको देखा हुआ होगा अपनी डेली लाइफ में, घरों के बाहर, केबल ऑफिसेज के बाहर, जो ये हमारे मोबाइल के टावर्स होते हैं उसके ऊपर छोटे छोटे डिश एंटेनाज लगे हुए होते हैं। एक तो टॉप के ऊपर होते हैं पोल बेस्ड एंटेनाज, और एक नीचे कुछ एंटेनाज लगे हुए होते हैं। ठीक है? लेट मी शो यू सम एज वेल। यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये देखिए, तो ये दिस इज अ डिश एंटेना, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर। और इसमें देखते हैं, हाँ जी। तो ये जो एंटेनाज हैं दीज आर देयर टू कनेक्ट विद योर मोबाइल फोन, लेकिन ये जो डिश एंटेनाज हैं दे आर देयर टू कनेक्ट टू अदर बीटीएस टावर्स। ठीक है? जो कि फिर आगे इस बड़े टावर को मेन एक्सचेंज के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है? तो ये डायरेक्टली एक्सचेंज के साथ भी कनेक्ट हो सकता है बाय यूजिंग दिस लिंक, और नॉर्मली टेक्निकल टर्म में इसको हम माइक्रोवेव लिंक बोलते हैं। ठीक है? तो दिस इज ऑन हाई फ्रीक्वेंसी। तो इसलिए जो मैंने आपको डेटा शीट्स प्रोवाइड की हैं दे आर फॉर दीज एंटेनास जो कि यहाँ पे लगे हुए हैं। ठीक है? नॉर्मली आप जब इसको देखते हैं तो ये आपको सामने से फ्लैट नज़र आता है, उसकी वजह ये है कि इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवर उन्होंने चढ़ाया हुआ होता है, सो दैट कि इसके ऊपर चिड़िया वगैरह अपना घोंसला ना बना लें, बारिश की वजह से ये इफेक्ट ना हो, मिट्टी वगैरह अंदर उसके स्टोर ना हो जाए। तो इसको यानी एटमॉस्फेरिक इफेक्ट से बचाने के लिए हम ये काम करते हैं।
तो ये इस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये हमारे नॉर्मल एंटेनाज हैं जो कि मोबाइल फ़ोन के साथ कनेक्ट होते हैं, और ये माइक्रोवेव लिंक एंटेनाज हैं, ठीक है। तो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर्स आप नॉर्मली देखते रहते हैं। ओके, तो आज हम 3 कैंडिडेट्स को पढ़ेंगे। हॉर्न एंटेनास, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, यागी उडा। यागी उडा आपने पहले देखे हैं कभी? ये नाम सुना है कभी आपने? ये नाम तो भी सुना है आपने एंटेना का? यू नो दिस एंटेना टाइप? दादी जान सुन रही? लैब में देखा है। आप लोगों ने कभी, जब आप ये एंटेना पढ़ रहे थे तो मैंने आपको कहा था कि आप मेन ब्लॉक के ऊपर देखिएगा, ये जो हमारा आईएसटी का वो लगा हुआ है, ग्राउंड स्टेशन जो लगा हुआ है, तो ये बेटा ये आपने देखा हुआ होगा, ये टीवी स्टेशन के ऊपर ये एंटेना लगा हुआ होता है, ठीक है। मतलब हमारे जो मुझे नहीं पता कि आजकल आप लोगों ने कभी इसको देखा है अपने घरों के ऊपर टीवी के साथ लगे हुए या नहीं लगा हुआ। लेकिन नॉर्मली ये टीवी के लिए काफ़ी एक पॉपुलर कैंडिडेट होता था, ठीक है। और जो टीवी स्टेशंस हैं या रेडियो स्टेशंस हैं, वीएचएफ यूएचएफ के ऊपर नॉर्मली ऑपरेट करते हैं, एटलीस्ट जो पुराने हैं। अब जो नए वाले हैं वो एफएम बैंड थोड़ा डिफरेंट है, वो उससे भी कम है। लेट मी सर्च, अगर आईएसटी ग्राउंड स्टेशन की कोई तस्वीर लगी हुई हो। चलें, आईएसटी का तो ना सही, लेकिन ये एक ग्राउंड स्टेशन है। इसमें इफ यू लुक एट इट, दिस इज अ यागी उडा एंटेना, ठीक है। दिस इज अ डिश एंड अगेन अ यागी उडा एंटेना, ठीक है। तो इट इज अ डायरेक्शनल एंटेना, और इसकी जो डायरेक्टिविटी है वो किन चीज़ों पर डिपेंड करती है वो भी देखेंगे। द थर्ड कैंडिडेट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज कॉल्ड अ हॉर्न एंटेना, ठीक है। और ये लिटरली इसकी जो शक्ल है एक हॉर्न की तरह से है, जो वो स्पीकर फोन होता है बड़ा सा, जलसों में लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो उससे इसकी ली गई है इंस्पिरेशन। ये वाला जो एंटेना है इसमें अगर आप देखिए तो ये एक मेटालिक स्ट्रक्चर से बना हुआ है, ठीक है। इस कॉन्फ़िगरेशन में ये कौन सा कनेक्टर है बेटा जो इसके साथ लगा हुआ है? क्यों बेटा, कौन सा कनेक्टर है जो इसके साथ लगा हुआ है? आपने लैब में डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्टर्स देखे हैं, नेटवर्क एनालाइजर के साथ ये लगा हुआ होता है इस तरह का कनेक्टर। ये कौन सा है? दिस इज एन एन टाइप कनेक्टर, ठीक है। और इसके पीछे एक कोएक्सियल केबल लगी हुई होती है। अच्छा, तो मैं कहना ये चाह रहा था कि जो हॉर्न एंटेना है, ये इसका फ़ायदा ये है कि ये एन टाइप कनेक्टर के साथ भी, यानी आप इसको कोएक्सियल के साथ भी फीड कर सकते हैं, लेकिन आप इसको डायरेक्टली एक वेव गाइड के साथ भी फीड कर सकते हैं, यानी ये वाली कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो दिस इज, इसका जो हॉर्न का प्रिंसिपल है वो वही है जो हमने देखा था एक टू वायर ट्रांसमिशन लाइन का प्रिंसिपल, जिसमें टू वायर कंडक्टर जो है वो चल रहा है और उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रैवल कर रही है, और आहिस्ता आहिस्ता आप अगर उस जो टू वायर कंडक्टर है उसको अगर आप स्पेस अपार्ट करना शुरू कर दें, यानी अगर आप उसका मुंह आहिस्ता आहिस्ता खोलना शुरू कर दें, तो देन यू गेट अ हॉर्न, सॉरी यू गेट अ डाइपोल, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उसमें से बाहर निकल जाती है। तो हॉर्न का भी प्रिंसिपल कुछ इसी तरह का ही है कि टू वायर कंडक्टर की तरह से हमारे पास एक मेटालिक स्ट्रक्चर होता है जो कि कहलाता है वेव गाइड,
और वो वेव गाइड जो है दैट इज आल्सो लाइक अ ट्रांसमिशन लाइन टू टेक द एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, इस तरह से एक मेटालिक सा स्ट्रक्चर होता है हमारे पास जिसके अंदर से एनर्जी ट्रैवल कर रही होती है। और आहिस्ता आहिस्ता व्हेन यू वांट दिस एनर्जी टू गेट रिलीज्ड, तो आप जो है वो इसको एक ओपनिंग प्रोवाइड कर देते हैं, एंड दिस इज नेचुरली जो ये वाला पार्ट है, दिस इज अ हॉर्न एंटेना। ठीक है, तो वेव गाइड का ये एक कटआउट है। और इसका जो, अब इन तीनों में अगर आप देखिए, स्पेशली जो रिफ्लेक्टर, जो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर और जो हॉर्न है, इन दोनों में आपको क्या लगता है कि व्हाई दे आर डायरेक्शनल एंटेनास बोथ ऑफ देम? व्हाई डू यू थिंक? दिस इज द हॉर्न बाय द वे। तो व्हाई डू यू थिंक both of them they are directional antennas? सर शेप इसकी वजह से, सॉरी बेटा, शेप इसकी ऐसी है। फीड की वजह से? सर एंटेना शेप जो डायमेंशन है इसकी। एक तो आप ये देखिए कि जो एंटेना की ओपनिंग है जहां से एनर्जी ने रिलीज होना है, दैट इज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक हो गया? तो इस केस में अगर आप देखें तो ओपनिंग इज इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, जिसका मतलब है कि एनर्जी इज गोइंग टू रिलीज इन दिस डायरेक्शन ओनली। ठीक है, सेम गोज हियर एज वेल। ठीक है, तो एक तो ये वजह है। दूसरी एक और वजह ये है कि दी साइज, जितना बड़ा साइज होगा, इफ यू रिमेंबर हम लोगों ने कहा था कि जो साइज ऑफ द एंटेना है दैट रिप्रेजेंट्स द फिजिकल एरिया, जो कि लेटर ऑन ट्रांसफर होता है इफेक्टिव एरिया में, और जो कि देन ट्रांसफर होता है गेन में। और गेन का आपके क्विज में मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, विच वाज 4 पाई ए ई ओवर लैम्डा स्क्वायर। नॉर्मली हम ये रिसीव एंटेना के गेन के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसकी वजह मैं आपको बता सकता हूँ कि क्यों है। उसकी वजह ये है कि एक रिसीव एंटेना ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को करंट या वोल्टेज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो जितने ज्यादा एरिया के ऊपर वो एनर्जी फॉल करेगी उतनी ज्यादा कन्वर्जन होगी। ठीक है, तो फॉर अ रिसीव एंटेना उसका जो इफेक्टिव एरिया है, ठीक है, जिसके ऊपर वो जगह जिसके ऊपर एनर्जी फॉल करेगी, दैट टेल्स कि कितना बड़ा एंटेना का साइज होगा या कितना ज्यादा एंटेना का गेन होगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट ऑपरेट्स। So, because they have larger physical areas, so that's why they have high gain, and because they have high gains, so that's why they have high directivities, which is efficiency, and yani gain into efficiency is the no, sorry, gain is directivity into efficiency. ठीक है, तो efficiency into directivity is gain, तो high gain means high directivity। ठीक है, ओके। जो हॉर्न एंटेना है, दिस इज अ फ्लेयर्ड आउट वेव गाइड। हमने एक वेव गाइड है स्टैंडर्ड, उसको हमने ओपन अप कर लिया। जो हॉर्न एंटेना है उसका फायदा क्या है कि इट प्रोड्यूसेस यूनिफॉर्म फेज फ्रंट विद लार्जर अपर्चर। ठीक है, यूनिफॉर्म फेज फ्रंट का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इवेंचुअली व्हेन द एनर्जी इज गोइंग टू ट्रेवल, तो नॉर्मली एनर्जी ट्रेवल्स जब हमारे पास, तो इफ यू हैव अ यूनिफॉर्म फेज फ्रंट, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे के पूरे एरिया में, ठीक है, जो फेज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज यूनिफॉर्म। ठीक है, और फेज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होने का ये मतलब है कि व्हेन द एनर्जी इज गोइंग टू गो आउट, तो एनर्जी emanating from this point and energy emanating from this point, both of them they will reach at the same time at a particular location। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये वाली एनर्जी पहले पहुंच जाएगी और ये वाली एनर्जी लेटर ऑन पहुंचेगी। ठीक है, तो क्योंकि अगर इस तरह से हो, अगर ये यूनिफॉर्म ना हो, तो ये किस तरीके से बिहेव करेगा? तो ये क्या करेक्टरिस्टिक बन जाएगी बेटा? कौन सा ऐसा एंटेना होता है जिसमें डिफरेंट पॉइंट्स की एनर्जी डिफरेंट टाइम्स के ऊपर पहुंचती है?
सर अरेज में ये काम करते हैं हम जी फेज ठीक है। रिलीज तो प्रोसेस। ऑल्दो कि इट इज अ सिंगल एंटेना, लेकिन डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर इट विल स्टार्ट बिहेविंग एज एन अरे, ठीक है। और अरे में फिर डिफरेंट प्रॉब्लम्स हमारे पास आते हैं कि फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि अच्छा इनमें कितना डिफरेंस है, क्या ये ब्रॉड साइड अरे बन रही है, एंड साइड अरे बन रही है, तो साइड लोब लेवल्स इनके दरमियान में कितना स्पेसिंग है, ग्रेटिंग लोब, तो अरेज के और अपने बड़े मसले मसाइल हैं। तो इट हैज़ अ गुड एडवांटेज that it has a uniform phase front, so and it also has a large aperture, ठीक है, and due to this large aperture it offers high directivity। और ये इसको फर्दर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है फेज वाले पॉइंट को कि देयर इज अ पॉइंट विच इज कॉल्ड द फेज सेंटर, ठीक है। और वो पॉइंट होता है जिसमें सारी की सारी एनर्जी रिसीविंग एंटेना के तौर पे सारी की सारी एनर्जी जो है वो फोकस हो रही होती है। ओके जो किसी भी हॉर्न का जो पैटर्न है दैट कैन बी डिटरमिन्ड बाय टू थिंग्स। वन इज के उसके अपर्चर के ऊपर फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह की है, एंड द अदर वन के जो अपर्चर है उसकी इटसेल्फ डायमेंशंस क्या है, ठीक है। जो डायरेक्टिविटी है दैट इज मैक्सिमम फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये जिस तरह हमने बताया कि अगर जो फेज है या जो एम्पलीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का, अगर वो अक्रॉस दी होल फेस अगर वो यूनिफॉर्म नहीं है तो वो फिर अरे की तरह से बिहेव करना शुरू कर देगा और ओवरऑल डायरेक्टिविटी शायद डिक्रीज हो जाएगी। ओके हमारे पास तीन तरह के हॉर्न्स होते हैं मेनली ब्रॉडली। हॉर्न्स आर कैटेगराइज सॉरी इनटू टू कैटेगरीज, रेक्टेंगुलर हॉर्न एंड सर्कुलर, ठीक है। If we talk about rectangular horns, so we have further three types: sectoral H plane, sectoral E plane and pyramidal horn। अगर आप ये देखें तो ये जो pyramidal horn है अगर आप इसका एक horizontal section ले लें तो you get this type of horn। अगर आप इसका एक वर्टिकल सेक्शन ले लें तो यू गेट दिस टाइप ऑफ हॉर्न, ठीक है। तो सेक्टोरल एच प्लेन एंड सेक्टोरल ई प्लेन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ई फील्ड। तो अगर हॉर्न की ओपनिंग ऑफ द सेक्टर इफ इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ ई फील्ड तो देन इट इज अ सेक्टोरल ई प्लेन, इफ इट इज अक्रॉस द ई फील्ड, ठीक है, तो देन इट इज अ सेक्टोरल एच प्लेन। ठीक हो गया इस तरह से। ज्यादा जो पॉपुलर कैंडिडेट है दैट इज द पिरामिडल हॉर्न, ठीक है। अच्छा इन तीनों में मजीद फर्क क्या होगा कि बिकॉज द एक्सपेंशन इज इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, तो अगेन डायरेक्टिविटी जो आपको ऑफर होगी इट वुड बी ओनली इन वन डायरेक्शन, ठीक है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। लेकिन इसमें यू विल गेट इन बोथ डायरेक्शंस, ठीक है। तो इसकी जो बीम बनेगी वो सॉर्ट ऑफ एक यूनिफॉर्म सी बीम बनेगी जिसमें ई प्लेन के अंदर और एच प्लेन के अंदर दोनों के अंदर आपको सेम बीम विड्थ मिलेगी, ठीक है। तो असिमेट्रिक बीम, और इन दोनों में नॉन सिमेट्रिक क्योंकि इनकी शेप भी नॉन सिमेट्रिक है। जो हॉर्न है इसको स्टडी करने के लिए, इसके डिज़ाइन को स्टडी करने के लिए अगर हम इसका साइड से इसका फेस देखें तो इट इज मेड अप ऑफ टू राइट एंगल ट्रायंगल्स। वन इज दिस राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, एंड द अदर वन इज द बॉटम वन, ठीक है। जो हॉर्न की डायमेंशंस हैं दे आर नॉर्मली स्पेसिफाइड एज स्मॉल वेरिएबल ए, ठीक है। और इसके दो कंपोनेंट्स हैं, वन इज ए ई एंड द अदर वन इज ए एच, ठीक है। तो अपर्चर इन एच डायरेक्शन, अपर्चर इन ई डायरेक्शन। फॉर अ सिमेट्रिकल पैरामीटर हॉर्न बोथ ऑफ देम दे वुड बी द सेम, ठीक है। तो इफ यू वांट टू डिटरमिन तो हम क्या करते हैं कि हम इस राइट एंगल ट्रायंगल मसलन इस साइड से अगर आप देखेंगे तो यू विल बी टॉकिंग अबाउट दिस पैरामीटर वुड बी ए ई। इफ यू स्टार्ट लुकिंग फ्रॉम द टॉप तो दिस पैरामीटर वुड बी ए एच, ठीक है। तो इफ यू लुक फ्रॉम द टॉप तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी वो इस डायरेक्शन में हो जाएगी, तो यू विल बी टॉकिंग अबाउट ए एच इन दिस फिनोमेना। ओके, also if you look at it
अगर आप एक रेडियस ड्रॉ करते हैं यहाँ पे सेंटर लाइन के ऊपर, इफ यू मूव अलोंग दैट रेडियल लाइन, तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा लेंथ है, तो दिस लेंथ इज कॉल्ड डेल्टा. So if you look at it, this is this radial line starting from the neck या throat to the end, that is called L. और जब आप इसको ऊपर फ्लैटन आउट करते हैं तो इस वाली साइड पे वो L जो है वो L प्लस डेल्टा में कन्वर्ट हो जाती है, और जो ये वाली साइड है दिस इज नाउ A by 2. तो नाउ दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल वेयर दिस एंगल इज थीटा by 2 which is the throat angle. दिस डायमेंशन जो कि अपर्चर को रिप्रेजेंट कर रही है, this is now perpendicular, this is the base and this is the hypotenuse. ठीक है, so now we have different using this right angle triangle we formulate different relations. Cos theta by 2 would be base over hypotenuse, sin theta by 2 would be perpendicular over hypotenuse, tan theta क्या होगा जनाब, बेस ओवर परपेंडिकुलर. ठीक है, बेस ओवर परपेंडिकुलर. एंड another thing that we get is for small values of delta, because delta is very small as compared to L, we get this relation. And normally this is because of जो Pythagoras theorem है, which states h square is equal to b square plus p square. ठीक है, तो अगर इस रिलेशन को हम इस्तेमाल करें तो वी गेट दिस रिलेशन. ठीक है, तो इन सारी फॉर्मूलाज को या मैथमेटिक्स को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, लेटस लो. ओके, जो डिज़ाइन कंस्ट्रेंट्स हैं हमारे पास वो ये है कि इफ वी वांट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द फेस, ठीक है, तो हमारा जो ये फ्लेयर एंगल है वो बहुत, उसकी जो वेरिएशन है वो बहुत स्मूथ होनी चाहिए, यानी ये जो थीटा एंगल है ये बहुत कम होना चाहिए. उससे ये नुकसान होगा कि हमारा जो हॉर्न है उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी. ठीक है, लेकिन विच इज़ अगेन नॉट प्रैक्टिकल. ठीक है, बिकॉज यू विल गेट अ वेरी लॉन्ग हॉर्न फॉर अ स्मॉलर फ्लेयर एंगल. और जो ऑप्टिमम है उसमें हमारे पास मिनिमम बीम विड्थ है विदाउट अच्छा जी, जो दूसरा नुकसान क्या है, अगर हम डायरेक्टली एंगल को बहुत ज़्यादा शार्प कर लेते हैं, अगर थीटा की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो वी विल गेट साइड लोब लेवल्स. ठीक है, हमारे पास जो SLL हैं या साइड लोब फिर हमारे पास बहुत ज़्यादा आएंगी, क्योंकि जो ई फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म होगी. तो जो आपका ऑप्टिमम डिज़ाइन होगा, इट would be a trade-off between how much side lobe levels you can sustain and how large is the space for your horn to be put on in the physical sense. ठीक है, तो फिजिकल स्पेस आपके पास कितनी लार्ज है. अब वो ये कह रहे हैं कि जो, तो ये बात हो गई कि जो ऑप्टिमम डिज़ाइन है उसमें साइड लोब लेवल और जो बीम विड्थ है इन दोनों का ट्रेड ऑफ है. ठीक है, डायरेक्टिविटी और साइड लोब लेवल का. एक और बात वो हमें ये बता रहे हैं कि अगर डेल्टा की वैल्यू स्मॉल है, ठीक है, इफ इट इज अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ वेवलेंथ, द फील्ड हैज नियरली यूनिफॉर्म फेज ओवर द एंटायर अपर्चर. फॉर कांस्टेंट L, the directivity of the horn increases as the aperture and the flare angle are increased. ठीक है, अच्छा, ओके. अब हमें हॉर्न को डिज़ाइन करना है, तो उसके लिए हमारे पास एक तरीका यहाँ क्रॉस की बुक में हमें अवेलेबल है, एंड दैट इज कि वी बीन गिवन अ ग्राफ जिसके अंदर हमें कुछ कर्व्स दी गई हैं जहाँ पे हमारे पास हॉर्न की लेंथ, उसका फ्लेयर एंगल ई प्लेन में और एच प्लेन में, ठीक है, और उसके जो अपर्चर डायमेंशंस हैं ई प्लेन में और एच प्लेन में ये दी गई हैं इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ. एंड देन इट आल्सो टेल्स यू अलोंग दिस पर्टिकुलर लाइन कि हाफ पावर बीम विड्थ आपको कितनी अवेलेबल होंगी. ठीक है, इसको हम आगे इस्तेमाल करते हैं. फर्दर ऑन ये कि ये जो लाइंस ड्रॉ की गई हैं ये फॉर स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ डेल्टा ड्रॉ की गई हैं. ठीक है,
So this is 0.4 and this one is 0.25 delta. Let us see how do we use these. अच्छा जी, ये डायरेक्टिविटी के फॉर्मूलाज हैं, मैंने आपको पहले बताया 4 पाई ए ई ओवर लैम्डा स्क्वायर। जो अपर्चर एफिशिएंसी है हॉर्न की वो रफली 60% है, जिसका मतलब ये हुआ कि जितनी एनर्जी अगर रिसीवर के तौर पे देखें तो जितनी एनर्जी इसके ऊपर फॉल करती है ये उसमें से 60% एनर्जी को कन्वर्ट करता है फॉर यूजेबल मीन्स। क्या आपको आपको क्या लगता है कि ये अपर्चर एफिशिएंसी अच्छी है या बुरी है? इज इट अ गुड वैल्यू और अ पुअर वैल्यू? बेटा व्हाट डू यू थिंक? सर जितनी ज़्यादा होगी उतनी बेहतर होगा परफॉर्मेंस। बिल्कुल ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि हॉर्न को आपने देख लिया, उसके स्ट्रक्चर को आपने देख लिया, क्या आपकी गट फीलिंग है कि इस पुअर अपर्चर एफिशिएंसी की क्या वजह हो सकती है? क्यों ऐसा है कि खाली 60% एनर्जी को ये कन्वर्ट कर सकता है? क्या लगता है आपको? आपकी क्या गट फीलिंग है? सर इसमें भी वो वाली बात हो सकती है कि शेप इसका एक ऐसा कॉनिकल सा या फिर रेक्टेंगुलर सा, तो जो सिग्नल्स उस अपर्चर के अंदर आ रहे होंगे बस वही आ सकते हैं, बाहर वाले रिसीव नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक बात है बेटा। एक और इसके अलावा मेरी जो अपनी गट फीलिंग है, जो मुझे महसूस होता है कि एक और पॉसिबिलिटी है, वो ये है कि जो हॉर्न एंटेना है दिस इज मेड आउट ऑफ अ मेटालिक कंडक्टर, ठीक है? और हर मटेरियल की जो बेस्ड ऑन द कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल उसके कुछ ना कुछ लॉसेस होते हैं, ठीक है? तो जैसे ही इसके ऊपर एनर्जी फॉल करेगी बिकॉज इट इज अ मेटालिक स्ट्रक्चर, तो देयर वुड बी सम ohmic losses which would be associated to the conductivity या construction of the overall horn design, ठीक है? तो इस वजह से भी इसकी अपर्चर एफिशिएंसी जो है वो कम होगी, क्योंकि इफ़ यू रिमेंबर हम लोगों ने क्या कहा था जब एंटेना का हमने इक्विवेलेंट सर्किट देखा था, तो हमने ये देखा था कि एंटेना में दो तरह के लॉसेस हैं, ठीक है? लॉस रेजिस्टेंस और दूसरी रेजिस्टेंस हमारी थी रेडिएशन रेजिस्टेंस। और जो लॉस रेजिस्टेंस था ये मेनली एफिशिएंसी ऑफ द एंटेना से डील कर रहा था। जितनी पुअर एफिशिएंसी होगी इसका मतलब है उतना हाई लॉस रेजिस्टेंस होगा, ठीक है? जितनी अच्छी एफिशिएंसी होगी उतनी ज़्यादा रेडिएशन रेजिस्टेंस होगी, ठीक है? तो माय गट फीलिंग सेज बाय रिलेटिंग टू दैट पॉइंट कि बिकॉज इट इज़ अ मेटालिक स्ट्रक्चर ऑल ओवर, तो इस वजह से इट वुड हैव मोर कंडक्शन लॉसेज या ओमिक लॉसेज एज कंपेयर टू एनी अदर स्ट्रक्चर फॉर दैट मैटर, ठीक है? ओके। हाफ पावर बीम विड्थ और फर्स्ट नल बीम विड्थ के कुछ फॉर्मूलाज हैं अगेन जो आपके सामने यहाँ पे लिखे गए हैं। तो टू कंक्लूड इस एग्जाम्पल को देखिए और मुझे बताइए इसको पढ़ के कि हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अभी तक आपने जो पीछे फॉर्मूलाज देखे हैं और जो डिजाइन डायग्राम आपने देखी है। क्यों बच्चों, क्या ख्याल है आपका? कैसे कैसे इसको डील कर सकते हैं? जी बेटा बता नहीं रहे। सॉरी बेटे। सर सोच रहे हैं, मैं कह रहा हूँ।
पहले पहले साथ साथ फॉलो नहीं कर रहे थे? अच्छा बेटे देखें, इसमें आपको क्या कहा गया है, आपको लेंथ डिटरमिन करनी है, ठीक है, और फ्लेयर एंगल्स थीटा ई और थीटा एच आपको डिटरमिन करने हैं, ठीक है, और ए ई की वैल्यू उन्होंने आपको दे दी है 10 लैम्डा, और जो हॉर्न है उसका उन्होंने आपको ऑपरेशनल मोड बता दिया है, ये इस वक्त इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डेल्टा की वैल्यू उन्होंने आपको 0.2 लैम्डा बताई है ई प्लेन में, और एच प्लेन में उसकी वैल्यू उन्होंने आपको बताई है 0.375 लैम्डा, ठीक है। और पूछा आपसे ये है कि बीम विड्थ क्या है और डायरेक्टिविटी क्या है। तो बीम विड्थ और डायरेक्टिविटी के लिए इफ यू लुक एट इट, तो दिस इज व्हाट वी हैव गॉट फॉर द मोमेंट, ठीक है। दिस इज द बीम विड्थ, ठीक है, एंड दिस इज द डायरेक्टिविटी, ठीक हो गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमें अगर डायरेक्टिविटी डिटरमिन करनी है तो वी नीड टू नो द फिजिकल एरिया, और फिजिकल एरिया का मतलब ये है कि बिकॉज इट इज अ रेक्टेंगुलर या पिरामिडल हॉर्न, तो वी नीड टू नो ए ई एंड ए एच, ठीक है, ये दोनों चीजें हमें पता होना जरूरी है। दूसरा क्या है कि बिकॉज वी वांट टू डिटरमिन द बीम विड्थ एंड इट इज रेक्टेंगुलर, तो जो हाफ पावर बीम विड्थ है दैट इज दिस रिलेशन अप्रोक्सीमेट वैल्यू, जिसका मतलब ये है कि हमें लेंथ ऑफ द हॉर्न जो है वो पता होनी चाहिए। तो अब आप ये देखिए कि हमें जो डेटा गिवन है हमें डिटरमिन करना है एल, सो दैट हम 3 dB बीम विड्थ जो है उसकी तरफ जा सके, और दूसरा हमें डिटरमिन करना है ए ई एंड ए एच, सो दैट हम डायरेक्टिविटी की तरफ जा सके, ठीक है। तो चलें अब फिर ये काम करते हैं कि आपको ये होम टास्क देते हैं कि इस एग्जाम्पल को आप सॉल्व कीजिए और इसको आप 1 घंटे तक अपलोड कर दीजिए, ठीक है। 1 घंटा भी ज़्यादा है, क्लास ख़त्म होने के 30 मिनट्स बाद तक आप इसको अपलोड कीजिए, ठीक है, इस एग्जाम्पल को। तो ये एग्जाम्पल आपके सामने अवेलेबल है, ये आगे फॉर्मूलाज सारे के सारे आपके पास अवेलेबल हैं। चलें, फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि ये सोल्यूशन अवेलेबल है। चलें मैं गो थ्रू कर लेता हूँ। तो इसको करने का दो तरीका है हमारे पास। एक हम क्या कर सकते हैं कि हम इन रिलेशंस को इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमने यहाँ पे डिटरमिन किए हैं, ठीक है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि मे बी हम इस ग्राफ को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लेट अस सी कि हम उन फॉर्मूलाज को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें ए ई गिवन है, से फॉर एग्जांपल वी वांट टू डिटरमिन दिस, थीटा ई हम डिटरमिन करना चाहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास डेल्टा गिवन है, डेल्टा गिवन है, लेकिन हमारे पास एल गिवन नहीं है, ओके।
इसको देखते हैं। यहाँ से अगर हम थीटा ई डिटरमिन करना चाहते हैं, हमारे पास ए ई गिवन है, हमारे पास डेल्टा ई गिवन है, लेकिन हमारे पास एल गिवन नहीं है। ठीक है, ओके, इसको देखते हैं कि क्या हम इसको यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ए ई हमारे पास गिवन है, ये हम डिटरमिन करना चाहते हैं, लेकिन ये हमारे पास गिवन नहीं है, तो इसको भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इन तीनों इक्वेशन में वी हैव वन इक्वेशन लेकिन मोर देन वन अननोन। ठीक है, तो इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। नाउ लेट अस सी दिस। ये गिवन है, ये गिवन है, तो वी कैन डिटरमिन एल। ठीक है, तो बाय यूजिंग दिस इक्वेशन वी कैन डिटरमिन एल। सही है, ई प्लेन में। अब क्योंकि हमारे पास एल आ गया है, तो वी कैन यूज दिस पर्टिकुलर equation or this particular equation or this particular equation, any of them, because now we have this and we have this, so we can determine theta. तो हमारे पास ए ई ऑलरेडी गिवन था, हमने एल डिटरमिन कर लिया और हमने थीटा ई डिटरमिन कर लिया, तो एक डायमेंशन के सारे पैरामीटर्स हमने डिटरमिन कर लिए। अब जब दूसरी डायमेंशन है, तो हमारे पास डेल्टा एच गिवन है, यानी एच प्लेन में जो डेल्टा है वो हमारे पास गिवन है, एल हमारे पास गिवन है ऑलरेडी। ठीक है, तो अगेन इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए यहाँ से हम ए एच डिटरमिन कर सकते हैं। तो अब जब ए एच आ गया और लेंथ आ गई, तो लेंथ हम इस वजह से कॉमन ले रहे हैं बिकॉज इट इज द सेम इन दिस सेक्टर एंड दिस सेक्टर, तो वी कैन टेक सेम लेंथ इन बोथ डायमेंशंस। ठीक है, तो फिर हमने क्या किया कि वी वेंट फॉर दिस, तो यहाँ से हमने ए एच डिटरमिन किया अगेन यूजिंग दिस रिलेशन, और फिर किसी और को इस्तेमाल करते हुए वी कैन डिटरमिन थीटा एच। ठीक है, तो नाउ वी हैव ए ई एल लैम्डा थीटा ई एंड वी हैव ए एच एंड थीटा एफ, और एल हमारे पास पहले से ही है। तो नाउ यूजिंग दिस एंड दिस वी डिटरमिन डायरेक्टिविटी, एंड यूजिंग दिस वी डिटरमिन दी 3 dB बीम विड्थ। ठीक है, तो इस तरीके से ये चलेगा। तो ये सारी चीज यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, तो इस तरीके से। तो जो अगली चीज हम देखना चाह रहे हैं दैट इज द रिफ्लेक्टर एंटेना, और जो रिफ्लेक्टर है इट हैज डिफरेंट शेप्स। इट कैन बी अ फ्लैट रिफ्लेक्टर, इट कैन बी अ कॉर्नर रिफ्लेक्टर, इट कैन बी अ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर। और इसमें है क्या कि कोई भी एंटेना जिसमें हमारे पास एक प्राइमरी एलिमेंट और उसके बैकग्राउंड में अगर हम एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस रख दें, तो देन इट वुड मेक अप अ रिफ्लेक्टर एंटेना। ठीक है, और जो टाइप ऑफ द रिफ्लेक्टर है, जो ये तीन मैंने आपके सामने लिखे हैं, फ्लैट, कॉर्नर या पैराबोलिक, इन तीनों की टाइप से ये डिटरमिन होगा कि एंटेना की जो बीम की शेप है वो क्या बनती है हमारे पास। ठीक है, तो इफ यू लुक एट इट, और ये क्यों मैं बात कर रहा हूँ, इफ यू लुक एट इट, अगर आप इसको देखें, एक फ्लैट रिफ्लेक्टर को यू हैव अ फील्ड विच इज एन आइसोट्रोपिक फील्ड, तो बीम इज कमिंग इन दिस डायरेक्शन एंड देन गोइंग इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, उसको थोड़ा सा उसकी डायरेक्टिविटी को इनहेंस करने के लिए हमने उसको कॉर्नर में शेप किया, एक कॉर्नर बेस्ड रिफ्लेक्टर। इसमें अगर आप देखें तो जो एनर्जी यहाँ से जा रही है, सम ऑफ इट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, सम ऑफ इट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, तो एटलीस्ट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमने उसको कन्फाइन कर लिया है। लेकिन अगर जो पैराबोलिक को अगर आप देखें, तो सारी की सारी जो एनर्जी है वो एक ही डायरेक्शन के अंदर फोकस कर रही है। तो जो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि इससे हमें एक प्लेन वेव फ्रंट मिलता है। अगेन जो फेज है डिफरेंट एलिमेंट, उस वेव के डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर in the space that remains the same. So this is the advantage of a parabolic reflector over the other type of reflectors. Okay. So this is the parabolic dish. This is the feed part,
and normally it is located at the focus of this convex lens. अगर आप इसको लें तो इसका एक फोकस पॉइंट है, फोकल पॉइंट है, तो ये दिस इज द फीड. इफ यू लुक एट इट, ये जो फीड है ये भी एक डायरेक्शनल एंटेना है. ठीक है, तो फीड भी नॉर्मली डायरेक्शनल होती है. ठीक है, तो ऑल द एनर्जी इज डायरेक्टेड ओवर हियर एंड देन ये एनर्जी वुड बी गोइंग इन दिस डायरेक्शन. इफ इट इज अ रिसीविंग, तो फिर सारी की सारी एनर्जी अगेन जो भी यहाँ से आएगी बाय वर्च्यू ऑफ दिस पैराबोलिक कॉन्फ़िगरेशन, सारी की सारी इस फोकल पॉइंट के ऊपर आके फोकस कर जाएगी. ठीक है, तो सारी की सारी एनर्जी यहाँ पे आ जाएगी. तो अगेन डायरेक्टिविटी हैज द सेम रिलेशन जो कि हॉर्न के लिए है हमारे पास. The last thing that we are going to do is a Yagi Uda. Yagi Uda आप लैब में देख चुके हैं. 1920 में ये इन्वेंट हुआ था. नॉर्मली VHF UHF बैंड में काफ़ी पॉपुलर है टीवी और रेडियो रिसेप्शन के लिए. सैटेलाइट ग्राउंड स्टेशंस जो कि क्यूब सैट्स या एमेचर सैटेलाइट्स, वो भी VHF UHF पे ऑपरेट करते हैं, उनके लिए भी इस्तेमाल होता है. इसकी जो कन्फिगरेशन है उसमें क्या है कि यू हैव इट इज़ एक्चुअली the array of dipoles. ठीक है, जो आपके सामने आपको नजर आ रहा है, तो दिस इज the array of dipoles. लेकिन if you look at it, this is ये एक ट्रेडिशनल अरे से इस वजह से डिफरेंट है बिकॉज इट हैज ओनली वन एक्टिव एलिमेंट. ठीक है, वन एक्टिव एलिमेंट. और ये जो बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं, ऑल ऑफ दीज आर पैरासिटिक एलिमेंट्स. ठीक है, दीज आर पैरासाइट्स. पैरासिटिक एलिमेंट्स का मतलब ये है कि जब ये इसके अंदर एनर्जी, इसकी वजह से जब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, तो बाय फॉलोइंग द फैराडे लॉ, इफ देयर इज अ मेटालिक कंडक्टर प्रेजेंट इन द विसिनिटी ऑफ दिस एंटेना, तो देयर इज गोइंग टू बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इन दिस पर्टिकुलर एलिमेंट. ठीक है, सेम इज गोइंग टू हैपन. फिर इसके अंदर जब आ जाएगी तो इसके अंदर एक करंट प्रोड्यूस होगा. उस करंट प्रोड्यूस होने की वजह से ये भी एक एंटेना के तौर पे बिहेव करना शुरू कर देगा. देन नेक्स्ट वन के साथ वही काम होगा, फिर नेक्स्ट वन के साथ वही काम होगा, फिर नेक्स्ट वन के साथ वही काम होगा. तो ऑल ऑफ देम दे आर गोइंग टू स्टार्ट बिहेविंग एज स्टैंडर्ड एंटेनास, लेकिन they are not fed directly from the source. They are electromagnetically coupled. इस तरह की एनर्जी को या इस तरह की फीडिंग को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कपलिंग, जहाँ पे मेन जो एलिमेंट है उसको हमने सोर्स के साथ कनेक्ट किया हुआ है, लेकिन जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे दे आर ओनली प्रेजेंट इन द विसिनिटी ऑफ द मेन एलिमेंट, और उसके अंदर जो करंट वेरिएशन हो रही है उसकी वजह से बाकी सारों के अंदर भी करंट प्रोड्यूस हो रहा है. ठीक है, तो एक तो इसमें ये फर्क है ट्रेडिशनल अरे से. दूसरा, अगर आप इसमें देखें तो ऑल ऑफ द एलिमेंट्स ऑल्दो दे आर डाइपोल्स, लेकिन वो सारे के सारे आर ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड डिफरेंट स्पेसेस बिटवीन. उनका जो इंटर एलिमेंट डिस्टेंस है दैट इज नॉट फिक्स्ड. ठीक है, और तो दिस इज द डिफरेंस. तो ये जो ओवरऑल ये सारे के सारे जो डाइपोल्स हैं, इनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. ठीक है, जो प्राइमरी एलिमेंट से पीछे होते हैं ऑन द बैक साइड, दे आर कॉल्ड रिफ्लेक्टर्स. जो प्राइमरी एलिमेंट से आगे होते हैं, दे आर कॉल्ड डायरेक्टर्स. ठीक है, ऑल ऑफ दीज आर डायरेक्टर्स, ये सारे के सारे. ठीक है, और जो डायरेक्शन है वो हमने डिफाइन की है, जो एनर्जी की जो रेडिएशन की जो डायरेक्शन होती है, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्टर्स. ठीक है, तो नॉर्मली जितने भी यागी उडास हैं उसमें डायरेक्टर्स ज़्यादा होते हैं, रिफ्लेक्टर्स कम होते हैं. ठीक है, एक और जो कॉमन चीज़ देखने में आती है वो ये है कि जनरली जो डायरेक्टर्स हैं उनका साइज प्राइमरी एलिमेंट से छोटा होता है, और जो रिफ्लेक्टर्स हैं उनका साइज प्राइमरी एलिमेंट से थोड़ा ज़्यादा होता है. ठीक है, so if you look at it,
this is the in the design of a Yagi Uda. If you look at it, the feeder length is normally, sorry, जो मेन एलिमेंट है दैट इज अ लैम्डा बाय 2 स्टैंडर्ड लैम्डा बाय 2 डाइपोल, ठीक है। फोल्डेड डाइपोल भी हो सकता है, स्टैंडर्ड डाइपोल भी हो सकता है। जो डायरेक्टर्स हैं अगर आप देखें तो वो प्राइमरी एलिमेंट से छोटे हैं, और जो रिफ्लेक्टर्स हैं वो प्राइमरी एलिमेंट से बड़े हैं। जो रिफ्लेक्टर्स हैं उनके दरमियान में स्पेसिंग की रफ जो एक अप्रॉक्सीमेट रेंज है वो ये है, और जो डायरेक्टर्स हैं उनकी अप्रॉक्सीमेट जो रेंज है वो ये है, ठीक है। तो ये एक सिंपल यागी उडा का डिजाइन है। दिस इज अ फोल्डेड डाइपोल एंड then these are all reflectors, sorry, directors, and this is the reflector. तो हमने आज डायरेक्शनल एंटेनास को देख लिया, ठीक है। एंड दीज आर द 3 टाइप्स। इस दफा जो हम लैब करेंगे एंटेना की उसमें भी वी आर गोइंग टू डिजाइन अ यागी उडा एंटेना, ठीक है, जिसमें array of dipoles है, लेकिन only one of them will be fed directly and then rest would be parasitic elements. अगर कोई सवाल है तो मुझे बता दीजिए, अदरवाइज मेरी तरफ से इतना ही है।